हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो बीपीएससी मेंस से रिलेटेड है। वह टॉपिक है वह जीएस पेपर 2 का इकोनॉमिक्स पोर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है। तो फ्रेंड्स, बेरोजगारी से प्रश्न कहीं ना कहीं बीपीएससी मेंस में पूछे ही जाते हैं, तो इसे हम लोग अच्छे से देखेंगे। इसके सारे आयाम को, सारे डायमेंशन को हम कवर करेंगे और ये सबसे आसान भाषा में होगी और सरल भाषा में होगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा। इसमें हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के स्टूडेंट इसे सुन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अनएम्प्लॉयमेंट से मेन से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे तो उनका एक फॉर्मेटिंग होता है, आपको इसी फॉर्मेट में आंसर देना होता है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्या है उसका डिफिनेशन आपको बताना है, इसके बाद टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रकार, इसके बाद फीचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि इंडिया में क्या फीचर है अनएम्प्लॉयमेंट का, कितने जॉब हैं जो फॉर्मल सेक्टर में है, कितने इनफॉर्मल सेक्टर में है, कितने महिलाएं फॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं, या फिर अन्य जो भी फीचर है उन सारे फीचर को हम लोग इसमें देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे काउजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के कारण, उसे भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद कौन कौन से स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा उठाई गई है वही देखेंगे और कुछ हम लोग सजेस्टिव मेजर भी देंगे कि ये स्टेप्स गवर्नमेंट को उठानी चाहिए, ये कमियां इसे सुधारनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये पूरा प्रश्न आपका एक ओवरऑल प्रश्न हो जाएगा जिसे आप आसानी से लिख सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं किसको हैं। देखिए, तो प्रोफेसर पोंग के द्वारा बोला गया है कि पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट अनएबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एंड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें कोई आदमी काम करना चाहता है लेकिन वो काम नहीं पाता है, काम उसे नहीं मिल पाता है, तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें डिफिनेशन प्लानिंग कमीशन के द्वारा क्या दिया गया था। तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो डिफिनेशन दिया गया था फ्रेंड्स, वो दिया गया था ए पर्सन इज विलिंग टू वर्क बट अनएबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी ऑन मार्केट रेट। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो परिभाषा दिया गया था वो दिया गया था कि एक पर्सन जो काम करना चाहता है लेकिन वो काम नहीं पाता है, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, अपने क्षमता के अनुसार, ऑन मार्केट रेट, मार्केट रेट पर, मार्केट रेट पे अपनी क्षमता के अनुसार वह काम नहीं उसे मिल पाती है जबकि वह काम करना चाहता है, तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उस पर्सन को बोलते हैं कि वह पर्सन अनएम्प्लॉयड है, मतलब बेरोजगार है। तो मैंने आपको बता दिया दो डिफिनेशन, एक अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पोंग और एक अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन। तो यहाँ में मैंने डिफिनेशन का कंसेप्ट अच्छे से आपको क्लियर कर दिया। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग वेरियस फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी के बहुत सारे रूप या फिर प्रकार भी बोल सकते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देखिए, सबसे पहले हम बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है फ्रेंड्स जो बेसिकली डेवलपिंग कंट्री में पाया जाता है या डेवलपिंग कंट्री में पाया जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ठीक है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होते हैं और यह मेनली डेवलपिंग नेशन में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए फ्रेंड्स, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें आपको हम बताते हैं कि एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें पर यूनिट प्रोडक्टिविटी जीरो होता है। कहने का मतलब देखिए, मैं बताता हूँ कि मान लीजिए किसी का दुकान है, ठीक है, इसमें 2 लोग काम कर रहे हैं और इससे हर दिन का मतलब कि 1000 रुपया सेविंग हो जा रहा है। अब यहाँ पे 3 लोग आकर के इसी दुकान में काम करने लगे और हर दिन का सेविंग 1000 रुपया हो रहा है। तो बताइए कि ये तीसरा आदमी का कोई फ़ायदा हुआ, इसका नेट प्रोडक्टिविटी तो जीरो हुआ। तो यह तीसरा जो आदमी है वह भले इसमें काम कर रहा है लेकिन वह डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड है और इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। यानी कि वैसा अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें पर यूनिट प्रोडक्टिविटी जीरो हो उसे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और बेसिकली यह आपको मिल जाएगी, वह मिल जाएगी आपको जो नॉर्मल किराना दुकान होता है, स्टेशनरी दुकान होता है वहाँ पे, और साथ ही साथ आपको एग्रीकल्चर में इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया कि स्ट्रक्चरल
अनएम्प्लॉयमेंट डेवलपिंग नेशन में पाई जाती है और ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण यह अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, जो एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें पर यूनिट प्रोडक्टिविटी जीरो होता है और यह मेनली एग्रीकल्चर और यह है जो पाया जाता है, जैसे स्टेशनरी शॉप्स हो गया, ठीक है, या फिर किराना शॉप्स हो गया, वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, ग्रॉसरी शॉप। अब देखिए फ्रेंड्स, एक है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि आपका क्षमता है कि आप हैं जो 1000 रुपये पर डे कमा सकते हैं, लेकिन आप कमा कितने रहे हैं, 200 रुपये पर डे कमा रहे हैं, तो आपको इस स्थिति को क्या बोला जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अपने फुल कैपेबिलिटी के अनुसार उसे एम्प्लॉयमेंट न मिलना ही अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में कोई जॉब नहीं होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर के 3 एम्प्लॉयमेंट बताया, उसमें कहीं ना कहीं लोगों को जॉब तो मिल जाता है, लेकिन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें कोई जॉब नहीं मिलता, यानी कि आप पूरी तरह से बेरोजगार रहते हैं, ठीक है, आपका इनकम 1 भी रुपया नहीं होता है, तो उसे ओपन एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और नेक्स्ट फ्रेंड्स हुआ साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है जो एक डेवलप्ड नेशन में पाया जाता है, डेवलप्ड कंट्री में पाया जाता है। जिस तरह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है जो डेवलपिंग नेशन में पाया जाता है और ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें जो डेवलप्ड नेशन में पाया जाता है और यह मूलतः डिपेंड करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे और डिमांड सप्लाई पे, ठीक है। यह डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करता है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर डिपेंड करता है साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, और मेनली डेवलप्ड नेशन में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए फ्रेंड्स, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में होता क्या है कि व्यक्ति 12th मंथ में से कुछ मंथ में, यानी 4 मंथ में वो एम्प्लॉयमेंट पा लेते हैं, उनको रोज़गार मिल जाती है, लेकिन बाकी 8 महीने वो बेरोजगार रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो उस तरह के एम्प्लॉयमेंट को हम लोग बोलते हैं क्या, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर का ही, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हम देखते हैं कि इसमें मेनली किसान है जो या फिर कोई भी वर्कर हो जो कितना दिन जॉब पाता है, मुश्किल से 3-4 महीने, जब फसल की बुआई के समय हो और फसल की कटाई का समय हो, बस इसी मौसम में है जो लोग वहाँ पे रोज़गार पाते हैं, बाकी समय वो बैठे रहते हैं। तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है, और यह मेनली एग्रीकल्चर में पाया जाता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए फ्रेंड्स, एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो बहुत बड़ी समस्या है हर देश की, ऐसा नहीं है भारत की, हर देश की यह समस्या है। इसमें होता क्या है कि आपका एज पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको जॉब नहीं मिल पाती है। जैसे आप सिंपल सोच सकते हो कि आप पीजी किए हो, पीएचडी किए हो, बीटेक किए हो और आपको उस अनुसार जॉब नहीं मिला हुआ है, आप जॉब कर रहे हो 12th बेसिस पे जॉब कर रहे हो, 10th बेसिस पे जॉब कर रहे हो, तो इस तरह के भले ही आप एम्प्लॉयड हो, भले ही आप रोजगार में हो, लेकिन वह जो है जो एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट का केस होता है, ठीक है। और इंडिया की बात करें फ्रेंड्स, तो इंडिया में मात्र 19% ही ऐसे लोग हैं जो अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अनुसार जॉब पाते हैं। आप सोच सकते हैं, मात्र 19% लोग, 19% पीपल गेट्स जॉब एज पर डिग्री और फिर एज पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वो 8वां है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए फ्रेंड्स, टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। यह अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है बाय टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक साइबर कंपनी है, ठीक है, आईटी कंपनी है, तो इसमें क्या होता है कि उसमें कई एम्प्लॉय काम करते रहते हैं। तो मान लीजिए कि अब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होने के कारण कई एम्प्लॉय हैं जो उस टेक्नोलॉजी के साथ हैं, जो कहीं ना कहीं उनके साथ कॉपअप नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में वो बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बेरोजगारी को टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी 2 टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज क्रिएटेड ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ठीक है। और यह ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो कभी खत्म ना होने वाला है, और साथ ही साथ इसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बताया डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पोंग, दूसरा अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन। इसके बाद मैंने आपको बताया वह है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी के प्रकार। उसमें मैंने बताया कि कुछ ऐसे बेरोजगारी हैं जो डेवलप्ड नेशन में पाए जाते हैं, विकसित देशों में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे बेरोजगारी हैं जो डेवलपिंग नेशन में यानी विकासशील देशों में पाई जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट जो सीजनल होते हैं, कुछ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं जिसमें नेट पर यूनिट प्रोडक्टिविटी 0 होता है। तो मैंने आपको 8 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट के प्रकार बता दिए। आपको एग्जाम में जब आए तो आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं, बस एक लाइन में लिखना है और एक एग्जाम्पल दे देना है।
नेक्स्ट फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, आखिर जो यहाँ पे रोजगार का जो फीचर है वह इंडिया में वो क्या है, यानी ट्रेंड्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो ट्रेंड्स है वह है एक्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर। आप इसे सुधार लीजिएगा, एक्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर। यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है अकॉर्डिंग टू द लेबर मिनिस्ट्री रिपोर्ट। अब कैसे है तो सब प्रूफ कीजिएगा, क्योंकि आप मेंस लिख रहे हैं, तो जब तक आप किसी का रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, किसी कमीशन का, किसी डिपार्टमेंट का, तब तक आपका आंसर उतना परिपूर्ण नहीं माना जाता है। वही आप जब किसी का रिपोर्ट लिख देते हैं तो वहाँ पे आपको +2 मार्क्स मिलने का संभावना हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द लेबर मिनिस्ट्री 88% ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया बीच आर इंगेज इन इनफॉर्मल सेक्टर। आप सोच सकते हैं कि 88% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं इंडिया के। ठीक है, और हम आप लोग को पता है, हमें भी पता है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर का जॉब होता है फ्रेंड्स, उसमें लैक ऑफ क्वालिटी होती है। जितना आपको फैसिलिटी, जितना आपको अलाउंस वगैरह जो गवर्नमेंट जॉब में मिलती है, फॉर्मल सेक्टर में मिलती है, उस तरह का आपको इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं मिलती है। ठीक है, तो पहला हो गया आपका कि एक्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर अराउंड 88% एज पर लेबर मिनिस्ट्री रिपोर्ट, और दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैव लैक्स ऑफ क्वालिटी। ठीक है, एंड अलाउंस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। ये भी यहाँ का एक महत्वपूर्ण ट्रेंड है कि हमारे यहाँ लगभग 54.5% टोटल वर्कफोर्स, जितने कामगार है उसका 54.5% लोग हैं जो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं, जबकि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में 16 से 17%। ठीक है, अराउंड 17% यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का जीडीपी में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना हैवी प्रेशर है एग्रीकल्चर पे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, शेयर ऑफ वुमेन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर इज लेस। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वुमेन का शेयर है जो काफ़ी कम है। इंडिया की बात की जाए फ्रेंड्स तो लगभग 23.7% वुमेन्स हैं जो इंगेज्ड हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जबकि बात करें चाइना की तो लगभग 66% वुमेन है जो इंगेज्ड हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जबकि बात करें यूएसए की यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की फ्रेंड्स तो वो 56% है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना यहाँ पे पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन ऑर्गेनाइज सेक्टर कम है, लेस है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स जो ट्रेंड है कि आफ्टर 1991, देखिए हम लोग को पता है कि 1991 में हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म किए थे, जो कि एलपीजी के रूप में जाना जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लेकिन जिस तरह से हमने 1991 के बाद हमारा जीडीपी ग्रो किया, उस अनुसार हमारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि जॉबलेस ग्रोथ हम लोग किए हैं, जॉबलेस ग्रोथ किए हैं आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स लैक ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी इज ऑल्सो लेस। देखिए हमारा जो एम्प्लॉयमेंट का एक ये भी फीचर है, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि एक एम्प्लॉयमेंट होता है, वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट का प्रकार है वह है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के कारण होता है। तो आप सोच सकते हैं कि कोई आदमी इंडिया में जॉब तो पा लेता है, लेकिन उसका एम्प्लॉयमेंट भले पा लेता है, लेकिन उसका एम्प्लॉयबिलिटी बहुत लेस होता है, यानी कि उसके जॉब में बने रहने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी इसका एक फीचर है हमारे एम्प्लॉयमेंट का, इंडिया का। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इन द स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स। अब देखिए ये भी एक फीचर है कि यहाँ पे स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स में भी अनएम्प्लॉयमेंट है, जबकि स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स में तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इंडिया में स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स में भी अनएम्प्लॉयमेंट है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटिंग ऑफ अनएम्प्लॉयड। बेरोजगारों की जो संख्या है उसकी गिनती में भी समस्या है, रियल बेनिफिशियरी रियल डाटा नहीं मिल पाती है। ठीक है, नेक्स्ट द प्रॉब्लम ऑफ सेफ्टी वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयड। जो रोजगार में उनके सेफ्टी के लिए, वेलफेयर के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी एक समस्या है, ये भी एक ग्रेट कंसर्न है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था सैलिएंट फीचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया यानी कि इंडिया में जो रोजगार में उनका फीचर क्या है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि देखिए एक्सेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर जो कि 88% है। इसके बाद मैंने बताया आपको कि हैवी प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर, जिस तरह से अराउंड 54.5% of the total workforce are engaged in agriculture, while only around 17% contribution goes to agriculture for the GDP। ठीक है, तो ये भी काफ़ी हैवी प्रेशर वाला
सिचुएशन क्रिएट करता है। नेक्स्ट है कि शेयर ऑफ वुमेन काफ़ी कम है, ओनली 23.7%, जबकि चाइना की बात करें तो 66% और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो 56% है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जिस तरह से हम लोगों ने एलपीजी किया 1991 के बाद, उसके बाद जिस तरह से हमारा ग्रोथ हुआ जीडीपी का, उस तरह से हमारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, ये भी एक फीचर है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की कमी है और एम्प्लॉयबिलिटी भी कम है, यानी लोग को जॉब में बने रहने की संभावना भी काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट है कि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स में भी है। ठीक है, यानी बेरोजगारी है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स द प्रॉब्लम ऑफ अकाउंटिंग ऑफ अनएम्प्लॉयड, बेरोजगारों की संख्या की गिनती में भी समस्या है, और जो भी एम्प्लॉयड हैं जो रोजगार में हैं उनकी सेफ्टी, वेलफेयर और सिक्योरिटी की भी समस्या है। तो इस तरह के ट्रेंड हैं जो एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड है इंडिया में। ठीक है। अब देखिए कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, आखिर इंडिया में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पहले तो हमने डिफिनेशन पढ़ा, इसके बाद टाइप्स पढ़े या फिर वेरियस फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा हमने पढ़ा ट्रेंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, या फिर आप इसे बोल सकते हैं सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या फीचर भी बोल सकते हैं आप, सब बात एक ही है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं जो चौथा है वह है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी के मूल कारण क्या क्या हैं। देखिए तो पहला है नो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एज पर पॉपुलेशन इंक्रीज, जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है जिस रेट से, उस रेट से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है। तो एक मूल कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में। नेक्स्ट है कि सेम प्रॉब्लम एग्जिस्ट इवन विद द चेंज इन द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडिया क्या है, तो एक यंग कंट्री है, यूथ का कंट्री है। यहाँ पे देखा गया तो लगभग 63% पॉपुलेशन है जो यूथ पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, फिर भी यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या है। ठीक है, जबकि बात करें हम एवरेज एज की फ्रेंड्स, तो इंडिया का जो एवरेज एज है वो 24 ईयर है, जबकि हम बिहार की बात करें तो बिहार का जो एवरेज एज है वह है 20 ईयर्स। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, यानी कि बिहार है जो भारत से भी युवा है। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखिए यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तरफ लोगों का झुकाव भी कम है, ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का मूल कारण है। सभी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, जबकि उसमें से कई ऐसे भी लोग होते हैं जो जितना समय गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगाएं, यदि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगाए तो उनसे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और वह देश के जीडीपी में भी बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रवृत्ति बिहार और यूपी में तो खैर और ज़्यादा है कि लोगों का कम झुकाव है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रति। ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रोफेशनल अप्रोच। देखिए कई लोग तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इंडल्ज होते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रोफेशनल अप्रोच नहीं हो पाता जिस तरह के प्रोफेशनल अप्रोच होनी चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक अनएम्प्लॉयमेंट का मूल कारण है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे आधारभूत संरचना की भी कमी है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मेजर कंसर्न है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में बेरोजगारी होने का। ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, यानी कि देखिए फ्रेंड्स इसमें लोग स्टार्टअप के प्रति लोग का कम झुकाव है। कुछ ऐसे जैसे यहाँ पे होता क्या है कि लोग के पास आइडिया तो आते हैं, उस आइडिया को आप ज़मीनी स्तर पे उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। यदि आप इम्प्लीमेंट करें तो भी एक कहीं ना कहीं एक अच्छा तरीका है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं ओला का, ऊबर का। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर आप एग्जांपल ले सकते हो ओयो का। इन सभी के पास अपना एक भी गाड़ी नहीं होती है, ओला उबर के पास अपना एक भी गाड़ी नहीं है, बस सिंपल सॉफ्टवेयर है और कई मालिक यहाँ पे जुड़े हुए हैं इसके साइट से। ठीक है, और कई कस्टमर भी इसके साइट से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से दोनों का काम चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि यदि मतलब कि आप नए नए आइडिया लाएँ तो आपके लिए कितने फ़ायदेमंद हो सकता है। जीरो इन्वेस्टमेंट में आप अच्छी पैसे कमा सकते हैं। जिस तरह से ओयो रूम में होता क्या है फ्रेंड्स, तो ओयो रूम में भी ओयो का एक भी रूम नहीं होता है, बस जो रूम्स है उसमें ओयो है जो उनके साथ कोलैबोरेशन करके क्या करता है कि उनके रूम को ओयो पे रजिस्टर करवा देता है, और कई कस्टमर आते हैं और उस रूम को ओयो से रजिस्टर कर लेते हैं, और इस तरह से एक बहुत बड़ा पोर्शन है प्रॉफिट का वो ओयो के पास चला जाता है। जबकि ओयो का कुछ ज़्यादा यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज या फिर ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, सिर्फ उनका सिंपल एक ऐप्स है।
तो इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप है जो कहीं ना कहीं इंडिया में इसकी बहुत ही कमी है, और बिहार में तो खैर इसकी और कमी है। ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स, स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पेस भी है जो उतना फास्ट नहीं है जितना होना चाहिए था, अप टू द मार्क होना चाहिए था। ठीक है। तो ये भी, यदि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम हो रहा है तो जॉब भी कम क्रिएट होंगे, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन का अभाव भी है, तो ये भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी को जन्म देती है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको दिमाग में आता होगा कि गवर्नमेंट है जो बेरोजगारी का डाटा कहाँ से कलेक्ट करती है, कैसे पता लगाती है कि भारत में इतने लोग बेरोजगार हैं और इतने लोग रोजगार में हैं। देखिए, तो बहुत सारे सिस्टम हैं इसे पता लगाने का, जैसे GSTN, ठीक है, EPFO, NPS नेशनल पेंशन स्कीम, NSSO, एक NSSO है फ्रेंड्स, वह नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, अब तो इसे बना दिया गया है NSSO और CSO को मिला करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही है जो, और एक ESIC, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके सहायता से गवर्नमेंट है जो पता लगाती है कि इंडिया के कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और कितने लोग अनएम्प्लॉयड, यानी कितने लोग रोजगार में संलिप्त हैं और कितने लोग बेरोजगार हैं। ठीक है। तो इस तरह से इंडिया की गवर्नमेंट है जो पता लगाती है, पहला GSTN नंबर से, EPFO से, NPS से, ESIC से और NSSO से। ठीक है। और कुछ लेबर मिनिस्ट्री के रिपोर्ट्स भी आते हैं, उनसे भी ये लोग पता लगा लेते हैं कि भारत में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग रोजगार में हैं। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैं इसे लास्ट में बताऊँगा आपको, क्योंकि बस मैं यहाँ पे आपको कुछ डाटा में बता देता हूँ। जैसे एक रिसेंट एस्टीमेट हुआ है 18-19 में कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया 6.1%। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में है, जो कि 2018-19 का डाटा है। आफ्टर कोविड पेंडेमिक ये डाटा तो और कहीं ना कहीं सीवियर होगा और है जो भीषण होने वाला है, क्योंकि कोरोना का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ा है, इसके कारण लोगों का जॉब जाने की खतरा है और कई लोगों का जॉब चला भी गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करें हम तो रूरल एरिया में देखिए जो बेरोजगारी है वह 5.3% है, आप इसे लिखिएगा, और जबकि अर्बन एरिया में ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं वह 7.8% है। ठीक है। तो आप इस डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लेबर मिनिस्ट्री का डाटा है जो कि 2018-19 का डाटा है। ठीक है। इसके बाद है फ्रेंड्स स्किल डेवलपमेंट। बस आप यही चीज़ों का आप ध्यान में रखिए, बाकी मैं चीज़ों को बाद में आपको बता दूंगा। ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक ये भी आपको डाटा लिखना होगा। इंडिया में ऐसा देखा गया एक ट्रेंड है, अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ NSSO इन इंडिया आफ्टर 30 ईयर अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिड्यूस टू 2 to 3%। आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे लगभग 6.1% बेरोजगारी इंडिया में है। ठीक है। लेकिन यही बेरोजगारी है जो देखा जाए कि आफ्टर 30 ईयर कितना होता है, तो 30 ईयर बेरोजगारी दर है जो 2 से 3% तक चला जाता है। यानी अप्रॉक्स लोग हैं जो 30 ईयर तक जॉब्स की तैयारी करते हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं अब उनको लग जाता है कि अब जॉब नहीं लगने वाला है, तो किसी न किसी अन्य काम में वो इंडल्ज हो जाते हैं, किसी अन्य काम में इंगेज्ड हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये दोनों आपको डाटा लिखना है कि पहला तो अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट ऑफ 2018-19 अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज 6.1%, जबकि रूरल एरिया में बात किया जाए फ्रेंड्स तो 5.3% और अर्बन एरिया में 7.8%। वही बात की जाए अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ NSSO आफ्टर 30 ईयर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया है जो 2 से 3% तक आ जाता है निकट करके। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, तो अब देखिए ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है, बेरोजगारी की समस्या है, तो गवर्नमेंट इस पर तो फोकस कर रही है आज से नहीं, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंस के समय से ही इस पर फोकस कर रही है। अब इसके लिए कई तरह के मेजर्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर लिए गए हैं, संवैधानिक उपबंध किए गए हैं, कुछ स्टेचुअरी मेजर्स लिए गए हैं, कुछ वैधानिक उपबंध किए गए हैं और कुछ प्रैक्टिकल स्कीम के द्वारा, ठीक है, इसके द्वारा बेरोजगारी कम करने की हिमाकत की जा रही है। ठीक है, या फिर स्टेप ली जा रही है। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर में सबसे पहला जो मेजर है फ्रेंड्स वो आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 23 बोलता है प्रोविजन ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर को रोका जाना चाहिए, ये आर्टिकल 23 कहता है। नेक्स्ट आर्टिकल 24 प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी कि चाइल्ड लेबर को प्रतिषेध, यानी चाइल्ड लेबर मेनली है जो आपका हजार्डस इंडस्ट्री में आप चाइल्ड को नहीं लगा सकते हैं, ऐसा प्रोविजन आर्टिकल 24 में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आर्टिकल 39 का डी, इसमें बोला जाता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान कार्य के लिए समान वेतन। इसको ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि
सेक्स के आधार पे आपको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करना है। जैसे आप ऐसा कह सकते हो कि कोई मेल है तो उसे हम 500 रुपये पर डे देंगे, कोई फीमेल है तो उसे हम 200 रुपये पर डे देंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर है जो है ये DPSP में आर्टिकल 39 का डी में यह चीज़ इन्यूमरेटेड है, लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आर्टिकल 41, इसमें बोला गया है कि सॉल्यूशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राज्य है जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मुहैया कराए और गिव असिस्टेंट इन द केस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, यदि वो बेरोजगार हैं तो उनको सहायता दें। जैसे जिस तरह से मुख्यमंत्री बिहार सरकार के द्वारा बेरोजगारों को मुख्यमंत्री स्वयं सहायता योजना के तहत 1000 रुपये पर मंथ दिया जाता है 2 सालों तक, तो इस तरह की चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स के द्वारा लिखा गया है और दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो है आर्टिकल 42, तो आर्टिकल 42 में प्रोविजन्स ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स, तो मैटरनिटी बेनिफिट्स का प्रोविजन यहाँ पे है। और आर्टिकल 43 में बोला गया है मिनिमम वेजेज, यानी कि आपको कम से कम इतना रुपया तो देना है किसी को आपको काम करवाना है तो, ठीक है। मिनिमम वेजेज को फिक्स किया गया है। और सुटेबल वर्किंग कंडीशन, यही बोला गया कि आप किसी पर्सन्स को आप कंपनी में रखते हो, उन्हें काम देते हो, तो उनके लिए एक सुटेबल इन्वायरमेंट होनी चाहिए, वहाँ पे फ्रेश एयर आनी चाहिए, प्रॉपर सनलाइट्स आनी चाहिए, ताकि उनका हेल्थ है जो अफेक्ट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आर्टिकल 16, उसमें रिजर्वेशन की बात की गई है गवर्नमेंट जॉब में, तो ये भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी को दूर करने की ही बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी मेजर यानी वैधानिक उपबंध। देखिए वैधानिक उपबंध जो किए गए हैं फ्रेंड्स, उसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 और उसमें अमेंडमेंट किया गया 2016 में, ठीक है। तो इसे भी आप ले सकते हैं स्टैट्यूटरी मेजर में। दूसरा है मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, ठीक है, जिसमें आपका गवर्नमेंट है जो कहीं ना कहीं मिनिमम वेजेज को फिक्स कर दिया है कि आप इस सेक्टर में काम करते हैं तो आपको कम से कम इतना रुपया मिलेगा, और यदि मतलब कि कुछ फिक्स्ड अमाउंट आपको कंपनी नहीं देती तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, उस कंपनी पे कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट है 1948, इसमें भी कई तरह के प्रबंध किए गए हैं। इसमें इन्वायरमेंटल कंडीशन, प्रॉपर सनलाइट, सैनिटेशन जैसी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे तरीके से उकेरा गया है, यानी कि नोट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है PFRDA एक्ट 2003, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स मनरेगा एक्ट 2005, तो इस तरह के कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजन के द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे मनरेगा एक्ट 2005 में ग्रामीण लोगों को मिनिमम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, उसके घर के पेरीफेरी में ही, यानी कि नज़दीक में ही, ठीक है, उनके बाउंड्री के नज़दीक में ही, घर के बाउंड्री के नज़दीक में ही उन्हें काम दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ स्टैट्यूटरी मेजर मैंने आपको बताया। मैं फिर से आपको बोलता हूँ, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1961 एंड इट्स अमेंडमेंट इन 2016। नेक्स्ट है मिनिमम वेज एक्ट 1948, नेक्स्ट है फैक्ट्री एक्ट 1948, और फिर है नेक्स्ट PFRDA एक्ट 2003, और नेक्स्ट है फ्रेंड्स मनरेगा एक्ट 2005। तो इस तरह के कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस किए गए हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स प्रैक्टिकल स्कीम, कुछ प्रैक्टिकल स्कीम भी डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, जिसके द्वारा बेरोजगारी को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। जिस तरह से फ्रेंड्स मैं बताऊं कि कुछ ऐसी स्कीम चलाई जा रही हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर रही हैं, तो कुछ ऐसे स्कीम चलाई जा रही हैं जो एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो स्टार्टअप है, स्टैंड अप है, जो बेसिकली SC ST और वुमेंस के लिए फंड एलोकेट करती हैं, ठीक है, और प्रमोट करती हैं। इस तरह से मुद्रा योजना है, तो मुद्रा योजना के अंदर 3 तरह के लोन मिलते हैं, जिसमें 0 से 50,000 रुपये, 50 से 5 लाख रुपये, 5 लाख से 10 लाख रुपये, ठीक है। शिशु होता है, किशोर होता है और तरुण, 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। और उस तरह से लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस पैसे से MSME में इंडल्ज हो सकते हैं, उनमें काम कर सकते हैं। नेक्स्ट मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, तो ये भी कहीं ना कहीं जॉब्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बात कहती है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स वह कुछ स्कीम है जो रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे मैंने आपको बताया कि काउजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसमें लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बताया था। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है जो जानती है कि बेरोजगारी का एक मूल कारण इन आधारभूत संरचना की कमी है, तो कहीं ना कहीं आधारभूत संरचना पर काम करना होगा। तो आधारभूत संरचना पर काम करना होगा, उसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका फेज 1 भी कंप्लीट हो चुका है, फेज 2 भी कंप्लीट हो चुका, और वर्तमान में फेज 3 चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स कृषि रेल और कृषि उड़ान, ये दोनों प्रोविजन है जो 2020-21 के बजट में किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स वह जैसे प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना आप देख सकते हैं,
और भी कुछ इस तरह के मतलब कि कई स्कीम्स चलाई जा रही है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज प्रॉपर वर्क कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स कुछ ऐसे स्कीम्स है जो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट पे कुछ ऐसे स्कीम जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, संकल्प, स्ट्राइव और दीनदयाल श्रमेव जयते योजना, इस तरह के कुछ ऐसे योजना है, कुछ स्कीम्स हैं जो कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट पे वर्क कर रही है, फोकस कर रही है और उन्हें प्रमोट कर रही हैं। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट भी इसमें पीछे नहीं है। बिहार गवर्नमेंट भी युवा स्कीम के तहत जो यंग्स पीपल हैं, यंग पीपल को ट्रेनिंग दे रही है, इंग्लिश लैंग्वेज का, कंप्यूटर लिटरेसी दे रही है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है युवा स्कीम के तहत। नेक्स्ट फ्रेंड्स दशरथ मांझी कौशल विकास योजना और हुनर योजना, ये कुछ ऐसी स्कीम्स है जो बिहार गवर्नमेंट का स्कीम्स है और इसमें मेनली फोकस किया गया है वह स्किल डेवलपमेंट पे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इस्टेब्लिश्ड पे कमीशन। देखिए पे कमीशन का भी स्थापना होता है समय समय पर, जो कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि सैलरी रिफॉर्म करना और वर्किंग कंडीशन को बताना। इस तरह के पे कमीशंस बोलती हैं और बताती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर। अब लेबर के वेलफेयर के लिए भी कई तरह की स्कीम चल रही हैं, जैसे हेल्थ स्कीम जिसमें आयुष्मान भारत। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कई तरह के इंश्योरेंस स्कीम चल रही है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, उसी तरह से प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना। ठीक है फ्रेंड्स, और कई तरह के पेंशन स्कीम भी चल रही हैं। ठीक है, जिसमें देखा गया है कि बिहार सरकार के द्वारा भी एक पेंशन स्कीम चल रही है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर लोगों को 400 रुपये पर मंथ और 80 वर्ष से ऊपर के लोगों को है जो 500 रुपये पर मंथ दी जाती है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और भी कई तरह के जैसे श्रम योगी मानधन योजना है, ये भी कहीं ना कहीं पेंशन स्कीम से रिलेटेड स्कीम है। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स और भी कई तरह के स्टेप्स गवर्नमेंट लिए हैं, जैसे 44 लेबर लॉ है, 44 लेबर्स लॉ हैं, उसे गवर्नमेंट है जो मात्र 4 कोड में इसे कंपाइल कर दी है। ठीक है, 44 लेबर लॉ को 44 श्रमिक कानून को मात्र 4 कोड में इसे कन्वर्ट कर दी है, जिसमें पहला कोड है बेजेज कोड, दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन, तीसरा है जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है और चौथा है जो सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है। यानी पहला है बेजेज कोड से जिसमें प्रोविजन है बेजेज का, दूसरा है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का प्रोविजन और तीसरा सोशल एंड सिक्योरिटी का प्रोविजन है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड सेफ्टी, 3 चीज़ों का प्रोविजन है, जबकि लास्ट है जो वर्किंग कंडीशन का प्रोविजन इसमें किया गया है। तो ये चारों जो अब जो कोड बिल है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा पास कर लिया गया है वर्तमान समय में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम अब कंक्लूड कर सकते हैं कि थ्रू देज मेजर्स स्टेप्स आर टेकिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो द सिक्योरिटी एंड वेलफेयर मेजर्स आर टेकिंग प्लेस। देखिए, तो इस तरह से इन मेजर्स के द्वारा कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को सुलझाने में मदद होगी और कहीं ना कहीं इससे इस तरह के मेजर से लोगों का वेलफेयर और स्ट्रेंथन होगा और उनका सिक्योरिटी भी और स्ट्रेंथन होगा। ठीक है, और फिर आप लिख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में भी काफ़ी मदद करेगा ये सब स्कीम्स। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से कवर कर दिया फ्रेंड्स। उसमें मैंने कवर किया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट के प्रकार मैंने बताए, इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के फीचर या फिर आप ट्रेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद काउजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के क्या कारण हैं, किस तरह के मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। तो गवर्नमेंट द्वारा 3 तरह के मेजर्स लिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, स्टैट्यूटरी प्रोविजन्स और प्रैक्टिकल स्कीम। प्रैक्टिकल स्कीम में भी हम लोग इसे कई तरह से बांट कर देखा था, जैसे कुछ ऐसी स्कीम है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम है, कुछ है जो स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है, कुछ ऐसे स्कीम है जो वेलफेयर स्कीम है। ठीक है, और साथ ही साथ फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट है जो टाइम टू टाइम पे कमीशन को इस्टेब्लिश करती है, जो कि पे कमीशन है जो सैलरी रिफॉर्म्स और वर्किंग कंडीशन पे अपना सजेशंस देती हैं। ठीक है, तो कई तरह के प्रोविजन्स हमने पढ़े और इसे कई तरीक़ों से हर एंगल से हमने देखा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब अनएम्प्लॉयमेंट का जो भी प्रश्न आएगा आपके पास एक्स्ट्रा और सफिशिएंट आपके पास डेटा होगी। मैंने आपको कई तरह के डेटा आपको बताए, जैसे NSSO का रिपोर्ट मैंने बताया कि भारत में कितने % लोग बेरोजगार हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया एक प्रोविजन की आफ्टर 30 ईयर है जो मात्र बेरोजगारी भारत में 2 से 3% रहती हैं, जबकि नॉर्मली 6.1% है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मेनली वुमेंस हैं जो ओनली 23.7% इंडल्ज हैं, वह इंडल्ज हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जो कि बात करें इन्फॉर्मल सेक्टर की फ्रेंड्स, तो भारत में इन्फॉर्मल सेक्टर में लगभग 88% लोग इंडल्ज हैं। मैंने कई
कई तरह के आपको डाटा दिए हैं, उस डाटा का इस्तेमाल आप करके अपना आंसर को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने आपको आज बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को अच्छे से समझा दिया। पहला जो मैंने टॉपिक आपको कवर किया था वो पॉवर्टी को कवर किया था, दूसरा है फ्रेंड्स वो बेरोजगारी है यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें एग्रीकल्चर कवर कर देंगे, क्योंकि बीपीएससी में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर और पॉपुलेशन, ये 4 टॉपिक से आपको 2 प्रश्न इसी से आते हैं। आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न को, तो आपको यहीं से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, और एक क्वेश्चन जो होता है वो प्लानिंग से होता है, तो मैं उससे भी कवर कर दूंगा। तो चलिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, और जो भी कुछ सजेशन आपको देने को लगता है आप सजेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।